साल 1989 सोवियत संघ भारत और चीन समेत दुनिया के कई देशों के लिए राजनीतिक और सामाजिक उठापटक के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण था। इस दौर में दुनिया बदलाव से गुजर रही थी। 1989 के मध्य तक चीन गंभीर आंतरिक संकट का सामना कर रहा था। पूरे चीन में प्रदर्शनों, जुलूसों, धरना प्रदर्शनों, भूख हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों की लहरें हिलोरे ले रही थी। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से शिक्षित युवाओं, विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों द्वारा किया गया था। कुछ समय बाद इसे हाई स्कूल के छात्रों, फैक्ट्री मजदूरों, किसानों, कार्यालय कर्मचारियों और आम नागरिकों का भी साथ मिल गया था। यद्यपि यह आंदोलन शुरू हुआ था राजनीतिक सुधार के लिए, किंतु जल्द ही ये सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के लिए राष्ट्रव्यापी चुनौती बन गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चीन की सत्ता पार्टी भ्रष्टाचार और लोगों की वैध चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। अब बीजिंग में थियानमेन स्क्वायर के आसपास जमे प्रदर्शनकारी सत्ता के लिए सीधी चुनौती बन चुके थे। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता हुई, किंतु वार्ता विफल रही। प्रदर्शनकारी सरकार के रवैये से और क्षुब्ध हो उठे। सत्तारूढ़ चीनी नेताओं ने आंदोलन को कुचलने की गुप्त योजना बनाई। सुधारवादी सीसीपी नेता हु याओबांग की मौत आंदोलन को तेज करने का तत्कालिक कारण बना, जबकि आर्थिक परिवर्तन और बढ़ती सामाजिक असमानता आंदोलन के दीर्घकालिक कारण बने। यद्यपि चीन में 1980 के दशक में चलाए गए आर्थिक सुधारों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, तथापि असमानताएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ी। भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, नौकरी की असुरक्षा और प्रतिबंधित राजनीतिक भागीदारी ने चीन के लोगों में हताशा को और भी बढ़ा दिया। प्रदर्शनकारी प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे, लेकिन गूंगी बहरी सत्ताधारी सरकार पर प्रदर्शनकारियों की मांगों का कोई असर नहीं था। विरोध में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी थियानमेन स्क्वायर पर आकर जम गए। छात्रों ने भूख हड़ताल आरंभ किया। जनता की सहानुभूति आंदोलनकारियों को प्राप्त हुई। अब यह आंदोलन चीन के लगभग 400 शहरों में फैल गया। चीन में स्थिति बेकाबू हो गई। जन आंदोलन से भ्रांत सरकार ने 20 मई को मार्शल लॉ लागू किया। बीजिंग में 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए। सेना ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता का प्रस्ताव रखा, किंतु वार्ता विफल रही। इस दौरान सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें चलती रहीं। सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने थियानमेन स्क्वायर को खाली कराने का फैसला लिया। 4 जून की सुबह सेना द्वारा तोप और बंदूकों से प्रदर्शनकारियों पर एक तरफा हमला किया गया। थियानमेन स्क्वायर पर मारे गए निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खून की नदी बहने लगी। यद्यपि मरने वालों की संख्या अज्ञात है, तथापि 10,000 लोगों के मौत के घाट उतारे जाने का अनुमान सहज ही लगाया गया था। अगले सुबह टैंक मैन की तस्वीर आंदोलन का प्रतीक बनकर दुनिया के फलक पर स्थापित हो गया। दमन के दूरगामी परिणाम हुए। पश्चिमी देशों ने इसे नरसंहार करार दिया। चीन की सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, मीडिया कवरेज को सेंसर किया, भविष्य में असहमति को दबा दिया और प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों को हटा दिया। चीन में 1980 के दशक में आरंभ किए गए राजनीतिक उदारीकरण के प्रयास अचानक थम गए, जो बाद में 1992 में देंग शियाओपिंग के दक्षिणी दौरे के बाद आंशिक रूप से पुनर्जीवित हुए। इस अवधि में प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद फेंग लीजी द्वारा राष्ट्रव्यापी व्याख्यान यात्राएं की गई थी। इन्होंने चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सरकारी शक्तियों के पृथक्करण जैसे विषयों पर व्यापक विमर्श आरंभ कर दिया। इसका असर अकादमिक अभिजात वर्ग पर पड़ा। उनकी मान्यताएं बदली और वे अब यह मानने लगे कि देश की गरीबी, अविकास और सांस्कृतिक क्रांति के कारण होने वाली तबाही के लिए सत्तावादी शासन और केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली जिम्मेवार है। फेंग लीजी छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई। उनके भाषणों की रिकॉर्डिंग व्यापक रूप से प्रसारित हुई। छात्रों के बीच ये मान्यता स्थापित हुई कि चीन में सार्थक राजनीतिक सुधार आवश्यक है। हालांकि देंग शियाओपिंग ने फेंग पर पश्चिमी पूंजीवाद और लोकतांत्रिक बहुलवाद के समर्थक होने का आरोप लगाया। में फेंग के संदेशों ने छात्र शक्ति को संगठित किया। यद्यपि आंदोलन की शुरुआत फेंग के निवास स्थान हेफेई से हुआ, किंतु देखते ही देखते ये आंदोलन शंघाई और बीजिंग जैसे प्रमुख शहरों में फैल गया। आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि इसकी तीव्रता से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व व्याकुल हो उठा। आंदोलन को रोकने में विफल रहने का ठिकरा
तत्कालीन महासचिव हु याओबांग पर फोड़ा गया। 16 जनवरी 1987 को हु को पद से बर्खास्त कर दिया गया। पार्टी ने बुजुर्गा उदारीकरण विरोधी अभियान आरंभ कर दिया, जो हु की नीतियों, उदार राजनीतिक आदर्शों और पश्चिमी प्रभावित सोच को केंद्र में रखकर चलाया गया था। हालांकि इस अभियान ने अल्पकालिक रूप से छात्रों की सक्रियता को कम कर दिया, देश में राजनीतिक विमर्श को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन हु पार्टी के अंदर प्रगतिशील सदस्यों, छात्रों और बौद्धिक समुदाय के बीच एक सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए। 15 अप्रैल 1989 को दिल का दौरा पड़ने से हु याओबांग की मृत्यु हो गई। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी शोक सभाएं जल्दी ही राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए उत्प्रेरक बन गई। प्रेस की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार का विरोध और लोकतांत्रिक सुधारों के आह्वान के पोस्टर से चीन एक बार फिर पट गया। छात्रों की राजनीतिक चेतना एक बार फिर चरम पर पहुंच गई। 17 अप्रैल 1989 को चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ के छात्रों ने हु के सम्मान में एक बड़ी माला बनाई और शाम 5 बजे लगभग 500 सिउपिल छात्र तियानमेन स्क्वायर के पास ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के पूर्वी गेट पर इकट्ठा हुए। सार्वजनिक सभा कुछ ही पलों में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में बदल गई। देश भर से छात्रों के हुजूम यहाँ जुटने लगे। आंदोलन गति पकड़ने लगा। इसी बीच 26 अप्रैल 1989 को पीपुल्स डेली ने संपादकीय में लिखा, अशांति के खिलाफ एक स्पष्ट रुख अपनाना जरूरी है। प्रतिक्रिया में आंदोलन एक बार फिर देशव्यापी हो गया और आंदोलन को हरेक वर्ग का समर्थन प्राप्त होने लगा। 29 अप्रैल 1989 को पहली सरकार छात्र वार्ता हुई। राज्य परिषद के प्रवक्ता युआन म्यू ने आधिकारिक छात्र संगठनों से मुलाकात की। वार्ता पूरी तरह सतही और अनुत्पादक रहा। आंदोलनकारियों ने 30 मई को लोकतंत्र की देवी की प्रतिमा स्थापित की, जो आंदोलन के आदर्शों का प्रतीक और अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान खींचने वाला बन गया। आंदोलन की गति तेज हो गई। 3 से 4 जून की रात तियानमेन स्क्वायर नरसंहार का साक्षी बन गया। 3 जून की शाम से ही गोला बारूद, टैंक और सशस्त्र कर्मियों द्वारा हिंसक कार्यवाहियां शुरू कर दी गई। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। देश भर में छात्र नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। छात्र नेता या तो छिप गए या फिर विदेश भाग गए। मीडिया पर सेंसरशिप और तेज कर दिया गया। झाओ जियांग को आजीवन नजरबंद कर दिया गया। 4 जून 1989 की तियानमेन स्क्वायर का खूनी दमन ने चीन में सापेक्ष प्रेस स्वतंत्रता के एक संक्षिप्त युग को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। तियानमेन नरसंहार के दौरान CNN और CBS जैसे पश्चिमी समाचार नेटवर्क के सैटेलाइट फीड को काट दिया गया। CBS संवाददाता रिचर्ड रोथ और उनके कैमरामैन को मोबाइल फोन के माध्यम से चौक से रिपोर्ट करने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया। आज भी 1989 के पश्चिम चीनी राजनीति और समाज में मौजूद हैं लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक अधिकार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी और असमानता के बड़े सवाल हैं, जिन्हें साम्यवादी सरकार कठोरता से दबा रही है। जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया, लोकतंत्र के लिए आहुति दी, उनके सपने अभी भी अधूरे हैं।